सब लोग कैसे अपने होगा? एक मिनट, सब लोगों ने कैमरे बंद कर दिए। अच्छा, चलो हरिओम। जी ओम सर। ओके, तो आज का जो विषय है आहार के बारे में कहना है। तो पहली बात तो मैं कहता हूँ कि आहार हम लेते हैं तो आहार क्यों लेते हैं। थोड़ा सा हम जो सेशन करेंगे तो लेक्चर की बजाय थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए और जो मिला है वो हजम होना चाहिए, समझना चाहिए। शरद वर्मा जी म्यूट तो, कर ले प्लीज। तो बेकार में खाली बोलना अलग बात है और समझना अलग बात है। ओके, तो कोई भी बता सकता है कि हम आहार क्यों लेते हैं। जैसा आपको समझ में आएगा बोल दो, तो मैं आगे उसको करेक्ट कर लेंगे हम सब मिलके। जी ओम। शरीर का अच्छा पोषण होने के लिए, शरीर का अच्छा पोषण होने के लिए और अच्छी बात, जीने के लिए जो हमें ताकत शक्ति ठीक, चाहिए, इसके लिए बहुत हम अच्छे, आहार लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी और कोई चीज है जिसके लिए हम आहार लेते हैं? जी कोई और? हमारे शरीर में जो बढ़वाह होती है, टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हम आहार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कोई इसके सिवा और कोई इस कुछ रह शरीर गया इस है? शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उस आहार से पूर्ता होता है। ऊर्जा के लिए, अच्छी बात है। अच्छा, और कोई इसके सिवा कोई किसी को सूझ रहा है? चलो, अच्छी बात। तो हम देखते हैं कि जो आहार हम लेते हैं, तो बेसिकली आहार क्या चीज है? हाँ? तो आहार जो है मुंह से लेते हैं, आहरण अन्न नलिकाया, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। ओके, हम जो सांस द्वारा जो वायु लेते हैं, हाँ, तो उसे भी प्राण वायु कहा है, लेकिन उसे आहार नहीं कहा है। ओके, तो प्राण और आहार दोनों भी हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी रहते हैं। ठीक है, तो आहार हम क्या लेते हैं? मुंह से जो लेते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी कुछ है, तो उसका प्राणों का अनुवर्तन करने के लिए, इसके लिए आहार लेते हैं हम। अभी प्राण क्या है? तो हम सब स्कूल में सीखते हैं कि एनर्जी साइकिल रहता है। जो भी विश्व में एनर्जी है, तो वो अलग अलग चीजों में, अलग अलग रूपों में रहती है। तो जो भी कुछ चीजें हैं, ये या तो सजीव रहते हैं या तो निर्जीव रहते हैं। तो सजीवता को अपनी सजीवता बनाने के लिए, और अगर निर्जीव चीज, मतलब समझो आप, हम बोलते हैं कि शरीर जो है वो जड़ है, और आत्मा या जो भी कुछ जीव है वो चेतन है। तो जीव की अनुवृत्ति, मतलब जीव जैसे पहले पहले था, कल था, कल हम देखते हैं ना, हमारी स्मृति रहती है, कल मैं यही था वगैरह। तो उसका अनुवृत्ति मतलब वो चलाने के लिए भी, उसको जोड़ के रखने के लिए भी, और जो जड़ शरीर है उसको, अभी जैसे आप लोगों ने जैसे बताया कि उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अगर छोटे आदमी है, छोटे बच्चे वगैरह है तो, और उसकी जो भी कुछ चलाने के लिए खर्चा आता है, उसकी एनर्जी जो है वो रिप्लेस करने के लिए। ओके, इसके लिए हम आहार लेते हैं। तो ये आहार जो है ये कैसा होना चाहिए? तो ये काम करने वाला होना चाहिए। तो क्या क्या रहता है? तो हम चेतन से लेंगे। अब हमने आहार का जो हम जरूरत जो है वो दो चीजों के लिए देखी। एक तो प्राणों का अनुवर्तन करने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा ठीक से मैं फिर से बता दूं। देखिए कि कल मैं
कुछ काम कर रहा था, आज मैं उससे आगे कुछ काम कर रहा हूँ। तो पहली मंजिल जो है वो जो नीचे की मंजिल थी उस पे बांध रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुवर्तन। मतलब कल जो था उसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ और उसमें कुछ नया जोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये जो है ये अनुवर्तन उसको मालूम होना चाहिए अगले वाले व्यक्ति को कि मैं पहला वाला जो है उसमें जोड़ रहा हूँ। तो इसके लिए ये जो जोड़ है, तो उसको जोड़ को रखने के लिए भी ये आहार है। अभी ये कैसे है, तो ये भी फिर से मतलब ये दोष धातुमल के हिसाब से भी बता दूंगा अब सामान्य भाषा में। दूसरी जो बात है कि रिपेयरिंग वगैरह ये जो है, या चलाने वाला, तो ये हम सब अभी योग कर रहे थे, तो योग की भाषा में इसको सबको लाएंगे। तो योग में क्या रहता है, त्रिगुण। तो त्रिगुण में क्या है, सत्व है, रज है, तम है। ये सबको पता है कि सत्व रज तम त्रिगुण जो है उस पे सब शरीर चलता है, उस पे सब सृष्टि चलती है। तो सत्व क्या करता है, ज्ञानात्मक है। रज क्या करता है, क्रियाशील है। और तम क्या करता है, उसको बनाए रखता है। जो भी चीजें है उसको चलाना अलग बात है, समझना अलग बात है, और बनाए रखना अलग बात है। तो बनाए रखने के लिए तो हम बोलते हैं ना, जैसे खाने के लिए कुछ होना तो चाहिए। खाली हम बातों से तो पेट नहीं भर सकते हैं, ये बात है। तो वैसे अगर हम पहली वाली जो हम है और दूसरे आज वाले हम है, उसको जोड़ने के लिए जो वृत्ति रहती है उसे हम सत्व से जोड़ सकते हैं, मोटे तौर पे। दूसरा जो है रज, जैसे हमने कुछ काम किया, उसमें कुछ हमारी शरीर की हानि हो गई, उसको हम रिप्लेस करेंगे। या हमें कुछ करना है, मतलब अगर बच्चे को बढ़ना है, या जो स्पोर्ट्स करने वाले हैं उनको अपना शरीर बढ़ाना है, या स्पेसिफिकली कुछ अवयव जो है उनको ज्यादा लचीला, ताकतवर, या कुछ जो कुछ उन्हें चाहिए वैसे बनाना है, तो उसके लिए जो जरूरी है ये रज के लिए हम सकते। और तम, तो तम क्या होता है कि आप कितना भी, जैसे हमने बोला कि वो खाली बोलने से तो पेट नहीं भरेगा, तो उसके लिए तो कुछ ठोस चाहिए होगा। तो ये जो है ये तम स्वरूप हम सोच सकते हैं। और तम का दूसरा भी काम है कि ये दोनों ना बढ़े, खाली हम देखते बैठे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे भी नहीं है। और खाली हम बढ़ाते रहे, ऐसी बात नहीं है। दोनों को हम संतुलन करने के लिए भी ऐसे त्रिगुण हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को वो तीनों जो है वो बैलेंस करें। अगर ये क्लिष्ट लग रहा है तो ये साइकिल रहती है, 3 पहिया साइकिल। ओके, तो 3 पहिया साइकिल में सबसे ज्यादा भार किस पर होता है, ऐसे अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो तीनों पहिए जो है ये तीनों पहिए बराबर चलते हैं। तीनों पहिए जो है ये तीनों भार बराबर लेते हैं। तो ये हम हमारे आहार में ये होना चाहिए। सृष्टि में त्रिगुण है, अपने शरीर में त्रिगुण है, अपने शरीर पर शरीर को चलाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जानने के लिए, इसके लिए हमें आहार चाहिए। तो ये हमारा आहार जो है ये कैसा होना चाहिए, तो ये आहार त्रिगुणात्मक होना चाहिए, जो हमारा घट रहा है उसको सम करने के लिए, जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए। और हम बोलते हैं ना कि हमें योग में आगे बढ़ना है, या हमें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, या हमें व्यवसाय में आगे बढ़ना है, तो उस रजोवृत्ति वो जो हम चाहते हैं उसको आप उसकी आपूर्ति के लिए ऐसे। तो ये जो आहार है, हमने जो देखा कि आहार क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा पड़ने के लिए। अभी त्रिगुण का हमने जो देखा, तो त्रिगुणात्मक आहार होना चाहिए। तो अभी ये बात है
कि हमारा जो आहार रहता है, जो हम रोज खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं वगैरह। कोई दूसरा आदमी है कि मतलब कोई भी देश में जाओ, आहार जो रहता है तो वो साधारण तौर पे वो समान रहता है कि ये रोटी सब्जी, उसको हम अलग अलग नाम से पिज्जा बोलते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो उसमें हम कैसे इस त्रिगुण को ये करेंगे? तो ये जो हम आहार लेते हैं, इसको हमने पहले अभी देखा कि सजीव के लिए, दूसरा देखा जड़ के लिए। तो पहले सजीव के लिए जो भी आहार हम लेते हैं तो उसका परिणाम हमारे मन मस्तिष्क पर, इंद्रियों पर, और जो भी कुछ हमारी धारणाएं है उस पर होता है। तो उसके लिए ये जो आहार है, ये उनका परिपोषण करने के लिए जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। इसलिए जो आहार हम लेते हैं वो सत्वयुक्त होने के लिए वो उस मार्ग से लाया हुआ होना चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि क्रियात्मक। अब ये सत्वयुक्त जो बोला मैंने, तो ये अच्छे मार्ग से लाया हुआ, अच्छे तरीके से पकाया हुआ, अच्छे तरीके से खाया हुआ, अच्छे तरीके से हजम किया हुआ, ऐसे ऐसे हम उसको सोचते हैं। ये कैसे है? तो उसको हम अच्छे तरीके से लाया हुआ, ये तो हम सबको समझता है कि सदरुत कहा है, अच्छे मतलब थोड़ा खाओ लेकिन सच्चा खाओ। ओके। तो ये तो सबको उसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि अच्छा जो अन्न है अच्छे मार्ग से लाया हुआ, वो अपने मन मस्तिष्क और धारणाओं पर अच्छा प्रभाव डालता है। दूसरी बात जो है कि अ, अच्छे तरह से खाया हुआ, अच्छे तरह से हजम किया हुआ। अभी हजम जो है, होता क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें होती है कि हम खाते हैं और उसके साथ में पाचन की गोली लेने, हम उसमें ही ऐड किया हुआ उसका जो साइड इफेक्ट है या ये कुछ है, उसको ना हो इसके लिए भी उसमें ऐड किया हुआ कुछ है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर को ऐसी ताकत है कि वो जो कुछ खाता है उसको शरीर के योग्य बनाता है। तो उसको बढ़ाना है। हमारी शरीर की अनुकूलन जो ताकतें है उसको इस्तेमाल करके हमें जो भी कुछ मिलेगा उसका हमारे शरीर के लिए उपयोग करते आना चाहिए। तो ये जो हमारी हजमे की ताकत, ये जो हमारे परिपूर्ति की जो ताकत है, मतलब जो भी कुछ मिलता है उसमें हमें अपने हिसाब से लेते आना चाहिए। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में अग्नि बोलते हैं। ठीक है। तो ये अग्नि जो है, ये अपनी जो हजमे की ताकत है, ये ऐसी होनी चाहिए कि हमें कहीं भी, कभी भी, अगर कुछ खाने की जो भी कुछ चीजें मिलती है उसमें कुछ कमी रहे तो उसको हम एडजस्ट कर सकें। तो हम देखते हैं कि ये आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, क्रिया शरीर में, क्रिया योग में, तो ये इसमें होता क्या है कि हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो पाचन शक्ति बढ़ने के हिसाब से सबसे पहले क्या सभी ग्रंथों में कहा है योग के, कि शुरू में सबने दूध और घी लेना चाहिए, अपने आहार में ज्यादा होना चाहिए। ओके नहीं? तो ये जो है, ये परिपूर्ति के लिए, शरीर की जो कुछ हाजमा बढ़ता है उसके लिए शुरू में जरूरी रहता है, बाद में अलग बात होती है। तो ये जो है कि हाजमा, तो ये हाजमा को ठीक करके वो सही ढंग से अपने शरीर में होना आना चाहिए। इसका हम सोच सकते हैं कि ये जो है ये सत्वयुक्त तरीके से होता है। अभी इसमें कुछ किसी को समझ नहीं आया हो तो बोल दीजिए, क्योंकि हम खाली त्रिगुण के हिसाब से आहार जो है उसको हम सोचेंगे। भगवत गीता में जो कहा गया है कि उसमें डिटेल में कहा गया है कि सत्वयुक्त आहार ऐसा होना चाहिए, रजयुक्त ऐसा होना चाहिए,
तमोयुक्त ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में हम कैसे करें, ये हम सोचने के लिए, मतलब पहली लिंक और लास्ट वाली लिंक, कि हम जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ देखते हैं और जो भी हमें कुछ चाहिए, उसको हम सिद्धांत से कैसे जोड़े, इसके लिए हम ये देख रहे थे। तो इसमें कुछ अगर आपको क्लिष्ट लगता है तो कोई तो बोल दीजिए कि ये क्लिष्ट हो रहा है, कि हमारा जो आहार है ये क्यों लेते हैं हमने देखा, और कैसे होना चाहिए। तो ये त्रिगुण के हिसाब से हम सोच रहे थे। तो सत्वयुक्त आहार हमें जानकर समझकर लेना है, और हमारी ज्ञान वृत्ति को बढ़ाने के लिए, हमारी ज्ञान वृत्ति, तो हमारी, कोई नहीं बोल रहा है तो समझ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, या तो ठीक है। तो ये जो सत्वयुक्त ज्ञान वृत्ति है, इसको बढ़ाता कैसे है, तो ये जो आहार है, ये आहार हम जिस विचार से लेते हैं उस विचार को आगे बढ़ाता है। अगर हमें 2 रोटी मिली है, 2 रोटी में से अगर कोई भूखा है, उसको हम 1 रोटी देते हैं और हम 1 रोटी खाते हैं, तो हमारे मन में हमने जो आहार 1 रोटी लिया, उससे हमें जो फायदा मिला है, वो रचनात्मक तरीके से सोचे तो 1 रोटी का हमारा नुकसान हुआ है, समझो। लेकिन हम ज्ञानात्मक वृत्ति में अगर बढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें जो भी उस आहार से, मतलब हमने तो 1 रोटी लिया है और 1 रोटी दिया है, तो उस देने से जो हमें खुशी मिलती है, तो वो हमारी सत्व वृत्ति को बढ़ाती है। और आपको तो पता है कि अगर आप 1 रोटी जब खाते हैं, तो अगर आप खुश रहते हैं, तो आपके पाचन स्राव जो है वो अच्छे रहते हैं, और उस 1 रोटी से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। ये है सत्व तरीके से लेना और उसका फायदा मिलना। अभी भी किसी को डाउट या किसी को क्लिष्ट लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वृत्ति किस विचार से हम लेते हैं, ये सत्व तरीके से होगा, ठीक है। तो खाली देना ऐसी बात नहीं है, मिलजुल के सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, वो भी अच्छी बात है। ये खाना जो है, ये हमारी सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये हमारा सहयोग, सहयोग किससे है, शरीर से अपने तो है ही, लेकिन हमारे शरीर के साथ या मन मस्तिष्क के साथ, इंद्रियों के साथ, या अपने घर में जो रहने वाले जो सभी लोग हैं, उनको जोड़ के रखने के लिए जो भी भावनाएं हैं, जो भी वृत्तियां है, उनको भी परिपोषित करता है, उनको भी समाधान पूर्वक उनका आगे बढ़ाता है। तो ये भी सत्व ज्ञानात्मक वृत्ति जो है, ये हमें आहार विधि से भी मिलती है, आहार से भी मिलती है। खाली मन का समाधान होता है लोग को साथ में रहने से, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसका शरीर के तरफ भी परिणाम बता दिया, कि अगर आप 1 ही रोटी खाते हैं और 1 देते हैं, तो 1 रोटी खाने से भी आपको 2 रोटी का फायदा मिल सकता है। कब, कैसे? आपको उसमें आनंद आना चाहिए, सामने वाले को भी आनंद आना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे विश्व का एक भाग है, उसकी समाधान से हमें समाधान मिलता है। ये भी बात है। तो ये सत्व ज्ञानात्मक। तो हम किस किस आहार को कैसे जानकर लेते हैं, ये हो गया सत्व। बाकी डिटेल में जो गुण है, सत्व गुण जो है, ये मधुर होना, जो दूध दूध या घी का जो गुण होता है वैसे होने चाहिए, तो उसका जो वर्णन है वो तो आपको ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन वो उसको व्यवहार से जोड़ना जो है, इस पर हम थोड़ा सा बोलेंगे। तो ये सत्व ज्ञानात्मक वृत्ति को किसी को नहीं समझ आया है तो बोल दीजिए, ताकि हम उसमें थोड़ा और कहे, और अगर आया है समझ तो हम रज वृत्ति की तरफ जाएंगे फिर। ठीक है। तो अगर हम आहार जो लेते हैं, हम ऐसा लेते हैं, जान कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं, हमारी धारणाओं को बढ़ाने के लिए लेते हैं अच्छी तरफ।
तो ये हो गया सत्व का। और अभी रज, रज का क्रियाशील स्वरूप है, तो ये दोनों को चलाता है। अगर सिर्फ ज्ञान लेना है और पड़े रहना है, एक गुफा में पड़े रहना है और वो अपनी धारणा बढ़ा रहा है, अपना ध्यान बढ़ा रहा है, अपना जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ा रहा है, वो आत्मा की तरफ जा रहा है, उसको क्या आहार की जरूरत है? कोई बोलता है वो अपनी त्वचा से भी आहार ले सकता है, पानी वगैरह, पंच तत्व वगैरह। लेकिन आहार जो हम मुंह से लेते हैं, ये अगर लेना है तो उसको क्या जरूरत है वगैरह ऐसे। तो उसको रजत जो है वो क्रियाशील होना चाहिए, तो उसका जो धारणा वगैरह जो है वो बढ़ना है, या अपना जो डेली एक्टिविटी है तम गुण के जैसा, मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी खर्ची होती है ऊर्जा, उसको खपत को ठीक से बढ़ाने के लिए, ये जो है इसको क्रियाशील करने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए जो भी आहार हम लेते हैं, इसको हम रजगुणात्मक आहार ऐसे कहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो रजगुणात्मक आहार जो है, तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि अगर नॉनवेज जो लेते हैं तो वो क्या समर्थन करते हैं कि हमें ताकत जो है वो जितनी मांस से मिलती है उतनी हमें शाकाहार से नहीं मिलती, ऐसे। तो ये रज जो है ये उसमें से उन्हें जो आपूर्ति मिलती है वो कम लगती है जो शाकाहार से लेते हैं वैसे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकत को, कि एक आपके पास हथियार है। अगर आपके पास जो हथियार है, समझो आपको कोई पेड़ काटना है, समझो आपको कोई जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई रसोई का काम कर रहा है, तो ये जो हम आहार लेते हैं उससे हमारे जो भी कुछ उसमें खर्चा होता है, ये खर्चा परिपूर्ति के लिए होता है। लेकिन अगर हम रजोगुणात्मक आहार लेते हैं और फिर भी हमारी आपूर्ति नहीं पूरी होती है, तो हम कहाँ से उसकी आपूर्ति करते हैं? तो उसकी आपूर्ति हम शरीर में जो भी कुछ धातुएं है उससे करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई आहार खा रहा है, कम खा रहा है और काम ज्यादा कर रहा है, तो वो सूखा हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसका जो शरीर है अपने से लेता है और उसमें परिपूर्ति करता है, जो भी उसका खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा। ठीक है, तो ये खर्चा ना हो, शरीर भी बना रहे, इसके लिए हम जो भी कुछ आहार रजोक्रियात्मक जो, मतलब जो भी कुछ खर्चा होता है वो अगर ले परिपूर्ति करने के लिए अगर हम ऐसा आहार लेते हैं कि जिसमें से हमारी जो भी क्रियाशीलता है उसको बढ़ावा मिलता है। समझो अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसका क्रियाशील अवयव क्या रहता है? ज्यादा करके आंख रहती है, उसको तेज रोशनी को देखना होता है, उसको जो भी सिलाई काम करता है उसको क्या होता है, उसकी पीठ जो है वो खड़ी रहती है, पैर चलाना पड़ता है, या तो उसको हाथ जो है, ये जो काम में लाने वाले अवयव है ये सभी नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो हम जैसे कोई तकलीफ वाला पेशेंट है तो उसको क्या कहते हैं कि अगर आपको आंख की समस्या है तो आप जो है आंख में ये ड्रॉप या घी डाल दो, या खाने में आपका घी ले लो। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो वैसे अगर स्पेसिफिक उसकी तकलीफ, उसकी कमतरता को हम पूरी करते हैं, तो जो नॉर्मल आहार लेते हैं उससे भी हमारी क्रियाशीलता बनी रहती है। उसके लिए हम पूरा
बड़ी एनर्जी वाला लेने की जरूरत नहीं होती है। तो एनर्जी का या जो भी कुछ क्रियाशीलता के लिए जो एनर्जी साइकिल का जैसे बताया, तो वो ठीक से होना चाहिए। खाली बहुत सारी एनर्जी लेना है आहार से, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस्तेमाल करते वक्त भी जो भी कुछ हम खाते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से होता है, ये भी हमें देखना होगा। तो इसलिए रजोगुणात्मक आहार के बारे में जब हम सोचते हैं, तो रजोगुणात्मक आहार वैसे तो हमारी क्रियाशीलता बढ़ाता है, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में बढ़ाने वाला चाहिए। इसलिए हम जो भी कुछ आहार लेते हैं, उस जो भी कुछ काम करते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारी जिस अवयव की क्षति होती है, जिस अवयव का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके लिए क्या जरूरी है। हाँ? तो हमने तो अभी दो चीजें देखी, समझो कंप्यूटर के लिए अगर है तो उसको ये बात है, अगर कोई मेहनत का काम कर रहा है तो उसको तो उस हिसाब से लेना चाहिए। तो आप एलोपैथी के हिसाब से देखेंगे तो वो प्रोटीन या फैट या विटामिन इसके हिसाब से देखेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हम त्रिदोष के हिसाब से देखेंगे। अभी हम दोनों को जोड़ के त्रिगुण का हिसाब देख रहे हैं, तो ये इस हिसाब से होगा। तो ये रजोगुणात्मक आहार, उसमें ये बात होगी। और तमोगुणात्मक, अभी तमोगुणात्मक जो आहार है वो तो वैसे तो निषिद्ध निषिद्ध कहते हैं वगैरह, लेकिन वो तो जरूरी रहता है। वो तो ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए कि हम तमोगुणात्मक आहार जो है उसको पूरा छोड़ देंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम देखते हैं कि रज है ये सत्व, ये जो है ये बहुत अच्छा है, रज जो है ये मीडियम है, और तम जो है आधम है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि अगर समाज है, वो समाज चलाना है, तो पूरा समाज अगर पूरा ठीक करना है तो भी ऐसे तो नहीं होगा कभी कि पूरा समाज जो है वो सब एक ही तरीके से बोलेगा, एक ही तरीके से काम करेगा, या सभी जो काम करने वाले लोग हैं ये सभी कंप्यूटर पे जाके बैठेंगे, ये तो नहीं होगा। इसलिए जिस कार्य को उसे साझा करना है, उस कार्य के लिए उसको जो जरूरी है वो तो वो लेगा। उसको सत्व गुण से अनुवृत्ति अच्छे तरीके से उसको जोड़ के रखने के लिए उसका सैलरी वैसा होना चाहिए, उसको उस काम में खुशी मिले, ऐसा अनुवृत्ति सत्व उसको बढ़ाने के लिए उसकी एनवायरमेंट ऐसी होनी चाहिए। जैसे हम मिनिमम वेजेस बोलते हैं, या काम की जगह पे उसको सम्मान मिलना बोलते हैं, ये सत्व के जैसे आता है। ये समाज में हम बढ़ाते हैं, इसको हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन वो आहार तो लेगा कि जैसे जिससे उसकी क्षति होगी, जिससे उसकी जो जो भी उसकी क्षति जो है उसकी पूर्ति होगी। इसीलिए ये जो तमोगुणात्मक आहार है, ये अगर नहीं होगा तो शरीर जो है उसको उसको धारण कैसे करेंगे। क्योंकि शरीर जो है ये जड़ है, लेकिन ये जरूरी है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, ये शरीर के द्वारा करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मोबाइल से कर रहा हूं, अगर मैं मोबाइल से द्वेष कर दूं तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। अगर मैं कहूँ कि मैं आधुनिकता से खिलाफ हूँ तो मैं ऑनलाइन लेक्चर नहीं दूंगा, ये बात तो नहीं होगी। तो इसलिए तमोवृत्ति जो है ये जो हमारी मिनिमम हमारी जरूरतें हैं, तो उसको हमें परिपूर्ति करने के लिए खाना होगा। अगर हम संसार में है तो संसार के जैसे खाना होगा, अगर हम गुफा में है समझो, तो वो गुफा के जैसे होगा खाना। तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा त्रिगुण के जैसा जो बता दिया। तो ये तमोगुणात्मक जो आहार है उसके जो द्रव्य वगैरह है जो है, ये तो ग्रंथों में बता दिया है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, तो गाड़ी को चलाए रखने के लिए गाड़ी के जैसे गुण के पदार्थ चाहिए। खाली गाड़ी बोलने से भी नहीं होगा। खाली गाड़ी को खाली स्पेसिफिक अगर हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो खाली नेत्रों की जो ख्याली रखेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। कभी कभी हमको दूसरा भी काम करना पड़ता है और दूसरी भी बात रहती है, तो उसके लिए भी आपूर्ति चाहिए, लेकिन वो उतने प्रमाण में चाहिए जितने प्रमाण में हम खर्चा करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने जो बता दिया है ये थोड़ा अलग टाइप का विषय है कि हम जो आहार लेते हैं उसमें हमें क्या ह्रास होता है या क्या कमियां होती है,
ये सोचना चाहिए। हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि हम दिन में सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं, सबसे कम काम क्या करते हैं। दूसरी बात, दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे ये लिखेंगे कि हम क्या क्या आहार लेते हैं और सबसे कम क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा क्या लेते हैं। ये दोनों का अगर हम टैली करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये खाने वाली चीजें और उसको खाने की जगह खाने का इस्तेमाल होने वाली चीजें ये पर एक दूसरे से मैच करती है क्या। ये कैसे करेंगे, ये कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हमारे पास त्रिगुण का साधन है। हाँ? तो त्रिगुण का साधन कि ये इस खाने वाली चीजों में जो त्रिगुण है और जो इस्तेमाल होने वाली चीजों में जो त्रिगुण है, ये मैच करता है क्या। अगर ये मैच करता है तो ये दोनों अगर मैच करते हैं फिर भी हमें समाधान नहीं है या बीमारी है, तो क्या है या क्यों है, ये हम सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अ, आपका जो कुछ सवाल अगर कुछ रहे तो लेना चाहिए। तो ये हमने त्रिगुण और आहार, आहार क्यों लेना चाहिए और आहार का संतुलन कैसे करना चाहिए, इसमें त्रिगुण का विचार कैसे हो, इसके लिए हमने अभी थोड़ा सा सोचा है। तो कोई इसमें जोड़ना चाहता है तो बोल सकता है, कोई कोई आशंका है तो बोल सकता है, कोई बात ठीक नहीं लग रही है मुझे ऐसे भी बोल सकता है। क्योंकि ये विचार से होता क्या है, अपना विचार और दूसरे का विचार अगर जोड़ दिया जाए तो आगे का विचार आता है। हरिओम। चलो, किसी को कोई आशंका है तो पूछ सकते हैं, जी, या धन्यवाद सर। कोई और बात समझ नहीं आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय विश्वनाथ जी। काळे सर, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। और सदन में कोई सर से सवाल करना चाहते हैं आहार पर तो सादर आमंत्रित है। अगर किसी को कुछ बात पूछनी है, समझना है तो फिर। जी ओम। हरिओम। ओम, सादर आमंत्रित। सर आप जो बात बताए वो हम लोगों को मुझे तो समझ में आ गई है सर, कि हमारे शरीर को चलाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के आहार की जरूरत है और वह उस ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो समझ में आई सर बात। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। आगे हम आदरणीय पवन कुमार सर। हेलो। ओम। ओमी। हो। ओम। सर ये बताओ कि सबकी शरीर के हिसाब से अलग अलग आवश्यकता होती है, और हम कैसे ये पता करेंगे हमारे शरीर की क्या आवश्यकता है और क्या क्या लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। अभी ये होता है कि हमने जो शुरू में जो सब्जेक्ट लिया था कि आहार क्यों लेना चाहिए, ये तो आपको पता है कि आहार क्यों लेना चाहिए। हाँ? अपने लिए सोचिए सिर्फ। या अगर आप किसी और के बारे में अगर आप आहार दूसरे को मतलब सुझाव दे रहे हैं तो उसके उसके हिसाब से जो भी होगा, अपने हिसाब से या दूसरे को सुझाव दे रहे हैं तो उसके हिसाब से, तो उसकी जरूरतें क्या है ये देखना है कि आहार वो जो लेता है उसका इस्तेमाल उसको जो होता है उसकी डेली क्रिया क्या है या रेयरली क्रिया क्या है। अगर महीने में हफ्ते में एक बार कोई वो क्रिया करता है तो उसकी भी क्रिया क्या है। ये हमने लास्ट में जो देखा कि चार्ट चार्ट बनाना है कि वो हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये जो है हम खाली एक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये थॉट के बारे में भी है। तो ये उसकी जो जरूरतें है वो देखना है एक चार्ट पे। दूसरी साइड पे देखना है कि उसकी वो आपूर्ति जो करते हैं वो उसकी आपूर्ति में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। वो आपूर्ति में जो आता है उसका भी हम दूसरे चार्ट में लिस्ट करना है। ये दोनों लिस्ट जो है वो दोनों लिस्ट को हम त्रिगुण में बांटना है कि
अगर वो आहार लेता है, उसको टाइम नहीं मिलता है खाने के लिए, तो क्या सोचेगा और क्या उसका अमल करेगा? जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी पानी पीता है, जल्दी जल्दी चला जाता है। उसका काम जो है, उसमें हम देखेंगे कि उसकी जरूरत ऐसी है कि उसको थोड़ा आहार, जल्दी मिलिया हुआ आहार इतना काफी है। अभी समझो नाव जो चलाते हैं ना समुन्दर में, वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। ओके, तो वो नाव चलाते हैं तो वहां पे उन्हें हरदम सतर्क रहना होता है। तो वो जैसे खाने को वक्त मिलेगा वैसे खाएंगे, तो उनका तो ऐसे नहीं होगा कि घर पे जैसे खा रहे हैं वैसे वहां पे खा रहे हैं। तो उसको क्या सुझाव हम दे सकते हैं, ये भी हम सोच सकते हैं कि अगर उसमें ये आहार, जिस तरीके से वो आहार लेता है, उसके उसी तरीके से उसकी पूर्ति होती है, उसकी जो जरूरतें है वो अगर वो होती है, अच्छी बात है, उसने वो मैनेज कर लिया है। अगर नहीं होती है तो क्या लेना चाहिए? तो उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको आहार उस टाइम लेना है, तो आपका आहार ऐसे होना चाहिए जैसे स्नैक्स रहता है ना, तो वो जो रोटी है उसका अगर हम रोल जैसे बच्चे को करके देते हैं वैसे, तो उसको वो जो लेना है, आहार लेना है, वो जल्दी जल्दी खाने के जैसे भी हो सकता है। और फिर भी अगर हम एनर्जी के हिसाब से देखें तो उसको वहां कितनी एनर्जी लगती है, वैसे हिसाब से अगर वो हफ्ते में 3 दिन काम पे जाता है और 3 दिन घर पे रहता है और आहार शरीर का लेता है, कैसे लेता है कि वो 3 दिन भी वैसा ही आहार है और काम पे जाता है तो उस टाइम भी वैसा ही आहार है, तो ये तो मैच नहीं होगा ना। उसकी क्रियाशीलता तो उस वक्त अलग होगी, उसकी तमक जो होगा वो अलग होगा, उसका सत्व जो होगा वो अलग होगा। दूसरी जगह पे अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, वो हफ्ते में 1 दिन का कोर्स करता है, अगर उस दिन हम उसको तमोगुणात्मक आहार देंगे तो वो तो वहां पे सो जाएगा। तो उस दिन उसका आहार कैसे होना चाहिए, ये बात है। शायद आपको जो मैंने बताया वो मोटे तौर पे या समझ में आ गया होगा कि हमारी जरूरतें और हम जो लेते हैं उसमें हमें त्रिगुणात्मक तरीके से दोनों में बैलेंस करना है। हरिओम। हरिओम। शैलेश जी, शायद एम आई ऑडिबल? सर धन्यवाद सर। धन्यवाद। और भी सदन में किसी का कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। जी ओम। ओम। हम दो तरह के व्यक्ति देखते हैं, एक व्यक्ति होते हैं दुबले और एक व्यक्ति होते हैं मोटे। दुबले व्यक्तियों के लिए आहार किस तरह का हो और मोटे व्यक्तियों के लिए आहार कैसा हो? जी ओम। ओके। हम जो दुबले व्यक्ति देखते हैं शेयर उसमें कर हमें दें। 3 चीजें, हाँ, 3 चीजें, तीनों चीजें अलग अलग से देख लीजिए। बेसिक में दुबलापन उसका नेचर, मतलब स्वभाव, मतलब क्या होता है कि अ, कफ, पित्त और वात, 3 तरीके की प्रकृति होती है आयुर्वेद में। कफ वाला जो होता है वो मोटा नहीं उसको कह सकते, लेकिन बाकी दोनों से वो अच्छा खासा होता है। ओके, तो ये वात गुण वाला अगर होगा, उसकी नेचुरल प्रकृति रहती है वो, तो वो दुबला पतला होने का चांस ज्यादा रहता है। तो क्या वो उसकी नॉर्मल है? हाँ? अगर वो नॉर्मल है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको कितना भी हवा भरेंगे तो वो तो ज्यादा करके बीमार होने के चांसेस है। इसके लिए उसको वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मतलब उसकी वो प्रकृति है या विकृति है, ऐसे देखना चाहिए। तो अगर प्रकृति है तो उसे अलग बात होगी, तो उसको मोटा बनाने की चेष्टा जो है वो अलग तरीके से होगी, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। अगर वो विकृति है तो वो विकृति दोनों चीजों से हो सकती है।
या तो उसकी जो भी फिजियोलॉजिकल मतलब जो क्रियात्मक जो कुछ जरूरतें है उसको परिपूर्ति ना करने की वजह से ये हो सकती है, या तो विकृति की वजह से हो सकती है। अभी विकृति का काम तो डॉक्टर का काम है। अगर ये पहले दोनों जो मतलब क्रियात्मक अगर है या नेचुरल है, ये दोनों में अगर उसको समाधान नहीं होता है तो उसको विकृति का परीक्षण करने के लिए वैद्य के पास जाना होगा। अभी प्रकृति के लिए जो है ये हमने एक आसान तरीका बना दिया कि उसकी दिन की एक्टिविटी क्या है, दिन में वो दिन मतलब 24 घंटे में वो पूरा क्या करता है, उसकी जरूरतें क्या है और वो क्या खाता है या क्या उसकी क्रियाएं हैं उसके लिए। क्रियाएं में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अच्छे तरीके से खाता है वगैरह, जो हमने सत्व का देखा था ना वो भी उसमें आता है। खाली वो क्या मटेरियल खाता है वो नहीं है। तो ये दोनों का अगर हम संतुलन रखने का प्रयत्न करेंगे, और उसके लिए माध्यम क्या है हमारे पास, त्रिगुण। जो वो एक्टिविटी करता है उसमें कौन सी सत्व रजतम में कौन सी क्रिया कितनी बार होती है या कितना उसका वेटेज है, और जो खाता है उसमें त्रिगुण का कितना वेटेज है, ये हम उसको बैलेंस करने का देखेंगे। तो उसमें आपको या तो खुद को उसको समझ में आएगा, या तो सलाह देने वाला जो होगा उसको उसमें बैलेंस करने के लिए कुछ सूझेगा। और अगर उसको भी तब भी उसका प्रॉब्लम आता है तो फिर वो जो भी कुछ उसके विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेना जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई चीज ऐसी होती है कि हम देखते हैं कि उसकी क्रिया यह है, उसके लिए हम उसको तम का वेटेज देंगे, उसको हम रज का वेटेज देंगे। लेकिन वो उसमें उसकी उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसके उसकी समझ उसको पूरी होनी चाहिए। जो भी कुछ बैलेंस कर रहा है उसको अगर वो बैलेंस करने की उसकी क्षमता है तो इसमें ही उसकी परिपूर्ति हो जाती है। अगर नहीं क्षमता है तो वो आगे वाला थोड़ा सा स्पेशलिस्ट होगा उसमें वो बता सकता है। स्पेशलिस्ट का मतलब मैं विकृति वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति ही वाले ही, लेकिन उसमें उसकी समझ होनी चाहिए। ऐसे कि हम जैसे अभी हम स्वर योग देखते हैं, हाँ मैं मेरा रिसर्च जो है ये स्वर योग में है। तो स्वर योग में हम क्या करते हैं कि पहले उनको हम सिर्फ मोटे तौर पे बताते हैं कि ऐसा सांस लेना है, ऐसा ऐसा स्वर देखना है। आगे चल के उनको क्या बताते हैं कि उनको उनका जो सांस स्वर जो है, ये स्वर या सांस जो है ये आगे से जा रही है, पीछे से जा रही है, दाएं से जा रही है, बाएं से जा रही है, कितनी देर रह रही है। ऐसे हम आगे आगे जाएंगे तो पहले वाले को सब पता नहीं होगा, जो बहुत दिन से कर रहा है उसको ज्यादा समझ में आएगी। ऐसे भी होता है। तो ये बातें अगर देखेंगे तो मोटे और जो भी कुछ स्थूल है उनको हम कैसे अप्रोच करें ये आपको समझ में आएगा। अभी द्रव्य के हिसाब से देखा जाएगा तो वो जैसे चार्ट हम सामने रखेंगे उस पे ही बोल सकते हैं। दोनों चार्ट क्रिया के और उसका लेने का और देने का। क्या बोलते हो, ये खाता है, सिंपल खाता है, जमा और खर्चा। हरिओम। शायद मैं आपकी शंका का समाधान कर पाया हूँ, या अभी भी कुछ। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ और यहाँ तक कि सारी समस्याओं का समाधान, शंकाओं का समाधान किया और अपना मार्गदर्शन दिया। आहार के ऊपर आपने विस्तार से हम सबको अवगत कराया। मैं अब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पवन सर जी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वनाथ, आपका जो सत्र था बहुत नए एक पर्सपेक्टिव हमें मिला है इस आहार के ऊपर, और उसमें कई सारी मोटी शंका का समाधान किया गया, इसलिए आपका अभिनंदन है।
इसी प्रकार से हमारी योग शिक्षिका आज की सुरेखा जी ने बहुत सुंदर तरीके से न केवल योग कराया बल्कि भजन से हमें आनंदित किया है। तो इनके भजन तो हमें फिर से सुनने पड़ेंगे, मुझे लगता है पहले दिन से ही, 7 तारीख से ही इनके भजन अगर किए जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन साथ ही कल की जो भोपाल में बैठक हुई है, जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी अगर सभी को मिलेगी तो वो भी अच्छा रहेगा। और साथ ही अन्य जो चीजें हुई हैं जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमने यह भी तैयारी कर दी है कि हमारा ये जो योगार का 525वां इवेंट होगा उसके जो निष्कर्ष, उसके उसके जो रिकमेंडेशन वो आगे तक पहुंचे। वह रिकमेंडेशंस ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, वह रिकमेंडेशंस ऐसे होने चाहिए जो पहले अभी तक के जो लोग कई सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वर्कशॉप में जो रिकमेंडेशन देते हैं उसका भी आकलन किया जाए कि वो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे कौन से रिकमेंडेशंस थे जिसका प्रभाव पड़ा, या कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिसका कि आगे हमने मेहनत तो कर दी, मीटिंग भी कर ली, बातचीत भी कर ली, लेकिन उसको अपनाया नहीं, वो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग तरीके से अपनी जो भी संस्कृतियाँ उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। और वो संस्कृतियाँ जब दी जाएंगी और वो जाके पहुंचती है, वो हमारा जो इस मंच के माध्यम से जो भी बात कही जाती है कम से कम उसको अप्रिसिएशन मिले। हो सकता है कि उसको लागू करने पर जो भी जिसको भी लागू करना है वह उसको समय लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसमें अपनी भूमिका किस प्रकार से देखते हैं। हम लोग इस तरह की रिकमेंडेशन दे करके आगे अपने आप को किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों पर हम आज अलग से फिर से चर्चा करेंगे और उसमें इस दिशा में जाने की तरफ प्रयास किया जा रहा है कि हम जो भी बात कहें वह बातें केवल हवा हवाई नहीं रहे बल्कि उसका एक सकारात्मक प्रभाव रहे। वह सकारात्मक प्रभाव पहले अपने आप से शुरुआत करते हुए कि हमारा योगदान क्या रहेगा, हम किस प्रकार से इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, हम किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। और दूसरे से कहना कि आप करो, वो ये तो अपने आप में काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला व्यक्ति, अगले कोई संस्था, संगठन, सरकार आपकी बात को क्यों माने, यह भी हमें चिंतन करना है। ये तो जो भी हम कार्य करें, जो भी हम अपनी संस्कृतियां दें इस मंच के माध्यम से, वह न केवल प्रैक्टिकल हो बल्कि पूर्व में किए गए रिकमेंडेशंस के अनुभवों पर आधारित, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे अलग से। और लेकिन अभी जिज्ञासा है कि कल की घटनाएं क्या क्या हुई थी उसके ऊपर अपने विचार अगर मिलते हैं, सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। मैं समझ रहा हूँ कि आप का जो उद्बोधन है कि हकीकत में जो भी कार्य किया जा रहा है उसका प्रेजेंटेशन हो, कोई बड़ा चढ़ा के प्रेजेंटेशन ना किया जाए, क्योंकि जो हकीकत होती है वही सामने आती है। और आपने जो संस्कार दिए हैं हम सबको, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं कि हम सबको ना तो कोई बड़ा चढ़ा के बात करना है, ना हमें कोई गलत प्रेजेंटेशन करना है, और हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है, संदेश क्या जा रहा है, यह भी बात सामने आना चाहिए। कल के घटना को लेकर के मैं सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और कल की घटना के बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। जो दैनिक युगहर परिवार वहाँ सम्मिलित हुआ भोपाल के कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है, क्योंकि और ये पूरे भारत में चलेगा। इस सामाजिक जो हमारा दैनिक युगहर कार्यक्रम का भी एक विषय था कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, दिशा कैसे मिलना चाहिए। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रमेश चंद मेहरा जी को कि वो आएँ और अपना
जो उन्होंने कल अनुभव किया, जो देखा, वो प्रस्तुत करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योगाहार की कक्षा भी बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आहार के संबंध में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। कल हमें ज्ञात हुआ कि नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम होने वाला है, तो नर्मदापुरम से 5 लोग उसमें शामिल हुए। ये पांचों लोग जो है वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने सर्वप्रथम चिन्मया जी का उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने नशा और नशा से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में लोगों को अवगत कराया। तत्पश्चात आदरणीय अन्य अन्य महानुभावों ने नशा के ऊपर बात की, नशा के दुष्परिणाम बताए, उसके क्या जो है नुकसान होते हैं, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह से नशा के कारण यदि गंभीर बीमारी में हो जाता है तो पूरा परिवार जो है आर्थिक रूप से बिखर जाता है। इस तरह की सारी बातें समझाई। छोटे बच्चों के लिए ये भी बताया कि नशा व्यक्ति कब शुरू कर देता, कैसे शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा जब वो पहली बार करता है, उदाहरण से बताया, तो कोई उसका मित्र कहता है ले पी ले, तू बहुत डरपोक है, तू कमजोर है, तू डरता है, तो व्यक्ति उस समय जो है अपने आप को नहीं ये बताने के लिए मैं डरता नहीं हूं, ले मैं ये पीता हूं, और वो उसको पी लेता है 1 बार 2 बार 3 बार, और इसके बाद फिर वो आदी हो जाता है। वहां पर जो नशेले व्यक्ति था उसने भी बताया कि मैंने किस तरह से शुरू की, पहली बार पिया और फिर मैं जैसे जैसे बढ़ते गया और मेरी जो है वो प्रवृत्ति खराब होते गई और एक स्थिति आई कि मैं रोड पे भी गिरने लगा, नाली में भी गिरने लगा। इन सब बातों पे चर्चा हुई। इसके पश्चात हमारे स्वामी जी ने भी उस पर बातचीत की और नशा को सब लोगों से आग्रह किया, जितने भी धार्मिक गुरु बैठे थे सब लोगों से कहा कि इसमें जुट जाएं और इस नशा को जो है हमारे देश को, प्रदेश को नशा मुक्त करने का प्रयास करें और आने वाली पीढ़ी को इससे बचाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उन्होंने भी अपने प्रदेश में नई आबकारी नीति लगाने की बात की कि हम इस तरह से नई नीति बनाएंगे जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें, और जो व्यक्ति नशा करके अपने परिवार को, समाज को जो तकलीफ देता है उससे उसे बचाएं। यानी अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखेगा कि सड़क पर नशा कर रहा है और गालियां बक रहा है, तो इसका प्रभाव उसके परिवार पर तो जो पड़ता है वो पड़ता, परंतु दूसरे लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी नया नियम बनाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में यह है कि कोई व्यक्ति यदि शराब पी रहा है, उसकी रिपोर्ट भी यदि की जा रही है तो पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ते हैं, शराबी व्यक्ति को नहीं ले जाते हैं क्योंकि उसने शराब पी। शायद आबकारी में ऐसा नियम हो, क्योंकि सरकारें तो ही शराब को छूट दे के पिलवा रही है खरीद के, तो शायद ऐसा कुछ नियम होगा तो पुलिस वाले शराबियों को ऐसे पकड़ते नहीं है, भले ही वो कुछ कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई बहुत ज्यादा कोई मारपीट हो जाए तब वो जरूर पकड़ते हैं, पर वो ऐसे सामान्य तौर से गाली वाली देने में पकड़ते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम नई आबकारी नीति बनाएंगे और फिर हम आदरणीय गुरुदेव का दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पर हमने उनके चरण स्पर्श किए, सब लोगों ने वहां किया, और बीच में जो है दूसरी जगह जो कार्यक्रम थे उसमें भी हम शामिल हुए, जिसमें मेगा स्टोर का जो है उद्घाटन था। जी ओम, कल के दिन भर की ये हमारी गतिविधि रही है। ओम। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। कल का जो अनुभव, जो सीखा, जो पाया, मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूं, फिर मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को और आदरणीय शरद जी को आमंत्रित करूंगा। कल हमने जो पाया कि ये देश प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का एक कार्यक्रम आदरणीय हमारी बहन उमा भारती जी, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
और भारत सरकार में मंत्री रही हैं। उनके द्वारा इस अभियान को लगातार शराबबंदी के कार्यक्रम में गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कहीं पत्थर मारना, कहीं महिलाओं के समूह को इकट्ठा करना, यानी ध्यान जो है, जब मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर गौर किया और गौर करने के बाद कल जो खाई थी, एक खाई भी बन रही थी बीच में कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ या शिवराज जी के खिलाफ उमा भारती जी कोई मोर्चा खोल रही हैं। विपक्ष इसकी तलाश में भी था और संवाद भी चल रहा था। लेकिन कल परम पूज्य स्वामी जी ने एक एक उसको एक्टिविटी को मैंने नज़र में रखा और मैं उसको कैद किया। परम पूज्य स्वामी जी ने दोनों के बीच में बैठ करके और कल वो माहौल बना दिया कि आज पेपर की जो खबर है वो ये है कि उमा भारती जी ने बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ और बिना अपना आने वाला 2023 का चुनाव है मध्य प्रदेश का, उसमें माननीय शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट सहयोग देने की बात कही है। क्योंकि जो दो खाई विपक्ष जो है शुरू कर रहा था वो समाधान हो गया। यह महान पुरुष का कल आगमन परम पूज्य स्वामी जी का। और अगर हम कोई बात रखते हैं तो उसको अन्यथा ना लेकर के, उसको अपनी विपरीत ना लेकर के उसका समाधान ढूंढने का काम करना चाहिए, जैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। और आज वो दोनों पूरा संगठन और उमा भारती जी, शिवराज जी और सभी जो इस ओर लगे हुए थे वह सब एक हो करके 2023 के मिशन में एक साथ लग गए हैं। कल के जो कार्यक्रम से हमने अनुभव किया कि अगर कहीं अपने बीच की बात अगर कोई करता है, अपने अधिकार की बात करता है या उपेक्षा की बात करता है, तो उसको ध्यान से सुन करके उसके साथ उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि हमें विरोध की बात करके और बहकावे में आना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इसी क्रम में आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी वो जो साथ रहे, मैं वो आए और अपना अनुभव शेयर करें, उन्होंने क्या कल पाया, सदन को अवगत कराएं। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी तक जी ओम कल का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा और कल ऐसी भारत की दो महान विभूतियों के दर्शन का लाभ मिला, प्लस चरण स्पर्श करने का भी अवसर मिला। और मैं कम शब्दों में और अभी उसको मैं कंक्लूड कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल का जो मैंने दोनों महान विभूतियों से मिलने के बाद में जो उनका ऑरा, उनका जो आभा मंडल है उसे महसूस किया कि वो वहां से जब हम भोपाल से वापस लौट रहे थे तब हमें वो एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई जो एक अलग ही शरीर में स्फूर्ति थी, आनंद की कोई कमी नहीं थी और एक नई ऊर्जा शरीर में वहीं से महसूस होने लगी। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन का लाभ प्लस चरण स्पर्श का अवसर हमें मिलेगा और बहुत नज़दीक से हम एयरपोर्ट तक परम पूज्य स्वामी जी को और गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख श्री चिन्मय पांडे जी को हम वहाँ तक छोड़ने गए और इतने सहज और हमें इतने सरल रूप से वो प्राप्त हो गए कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको कैसे मैं सदन के सामने रखूं। लेकिन उसकी ऊर्जा हम जब नर्मदा जी क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा था एक किसी जानवर का, वो गाड़ी के सामने से क्रॉस हुआ और मुझे तो ऐसा लगा कि शायद दुर्घटना हो जाती, लेकिन वो इतने आसानी से गुजर गया। तो मेरे साथ शरद जी थे, मैंने शरद जी को बोला कि देखिए ये होता है ऊर्जा का, आभा मंडल का प्रभाव कि जब आप किसी अच्छी ऊर्जा से मिलकर आते हैं तो वो ऊर्जा का ऑरा, उसका आभा मंडल हमेशा आपके साथ रहता है। उस जीव की रक्षा हुई और जो नशा मुक्ति पे जो कल उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें कुछ समय के लिए मैं उसको सुन नहीं पाया था,
कुछ आवश्यक कार्य ऐसा आ गया था उस बीच में जिसमें मुझे थोड़ी देर मंच से दूर रहना पड़ा। और कल की यात्रा बहुत ही अद्भुत रही। और अभी हमें ये लगने लगा कि जो नर्मदापुरम का शरद जी ने सपना देखा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी जैविक का हब बनेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में वो सपना कहीं ना कहीं मुझे साकार होता दिखाई देता है। इसलिए कल का अनुभव बहुत अद्भुत रहा। और परम पूज्य स्वामी जी इतने सरल रूप से मिले, इतने सरल हैं कि जैसे यादव साहब हमेशा बताते हैं कि आप आचार्य जी से मिलोगे, वो भी इतने सरलता से मिलते हैं। तो उस चीज को मैंने बहुत नजदीक से अनुभव किया। जी ओम। धन्यवाद रामकृष्ण रघुवंशी जी। आपने जो कहा है ऊर्जा, कल ऊर्जा की बात भी याद आती है। सुबह से हम लोग निकल गए थे, लगभग 7-8 बजे यहाँ से निकल गए थे, 6 बजे निकला। युगाहार कार्यक्रम भी रास्ते में चलता रहा और भोजन भी नहीं हुआ था। बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा स्वल्पाहार लिए थे, हल्का सा। वही रात को 10 बज गया था, लेकिन ना भोजन का ध्यान आया, ना ये पता पड़ा कि हमने भोजन नहीं किया और पूरे दिन लगभग कार्यक्रम में व्यस्त रहे। फिर कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी के निवास पे गए, पशुपालन मंत्री माननीय प्रेम पटेल जी के निवास पे हम लोग गए और ये सारे काम करके फिर लौट के जब आने में हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। तो जैसा इन्होंने बताया कि अच्छे काम करने में ऊर्जा आती है और मन लगता है और अपने आप को गर्व महसूस होता है। यह सब दैनिक युगाहार कार्यक्रम के जुड़ने से, दैनिक युगाहार कार्यक्रम के संचालन से और परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन से, सफल नेतृत्व से, उनके भाव हम सब के प्रति सुझाव, और जहां हम सब थोड़ा सा अगर दिशाहीन हो जाते हैं तो वह दिशा देने का काम करते हैं। इसी प्रकार का हम सबको दिशा मिलती रहे और हम सब सुधरते रहें और आगे बढ़ते रहें। समाज के लिए जो काम हो रहा है, समाज हित में हो रहा है, समाज कल्याण के हम काम कर रहे हैं। सिर्फ हम योग ही नहीं करा रहे हैं, सिर्फ हम जैविक खेती की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम योग करा रहे हैं। हम समाज को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और नए युवाओं में कैसे जो है संस्कार आए, क्योंकि हमारा जो दैनिक युगाहार परिवार के जो सदस्य जुड़े हुए हैं सदन में, उनके परिवार में निश्चित है कि हमारे भारतीय संस्कृति तो विद्यमान है ही। आने वाली पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जिसमें दैनिक युगाहार कार्यक्रम परिवार का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को, वो आएँ, वो भी अपने मन की बात रखें। कल हमारे जीवन का सबसे विशिष्ट दिन था, जो परम पूज्य गुरुजी के चरणों को छूने को मिला और एक अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव किया जो हमें कभी अनुभव नहीं हुआ था। मैं मेहरा साहब का, मुनीलाल सर जी का दिल से पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसी भी गुरु के माध्यम से ही गुरु की मुलाकात होती है और वो हमारे लिए एक गुरु से कम नहीं, जिन्होंने एक परम पूज्य गुरु जी से हमारा चरणों में हमें पहुंचाया। बहुत ऊर्जा मिली, इतनी ऊर्जा थी कल हमारे में कि हम लोग रात को 10 बजे भी सोच रहे थे और कोई मंत्री से मिलें क्या जाके, ऐसा लग रहा था हमें तो। और हमें मिलने में एक एक क्षण मुन्नी लाल जी की जो ऊर्जा थी वो काम आई। अगर वो उनको गुरुजी की जेट की सुरक्षा है, वो सुरक्षा को जाना बहुत कठिन काम है और वो मुनीलाल सर जी ने कैसे उसको करवाया हम आपको बता सकते हैं। बहुत बहुत मुश्किल था वो, लेकिन वो क्षण ऐसा था कि दो शक्तियों के वहां पे मिलना हुआ और हम लोग मिले बहुत सारा। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, हमने बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहा है पवन सर के नेतृत्व में और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मुनीलाल सर जी ने पूरा उन्हें वो किया, ब्रीफ किया। तो वो बहुत बहुत
जो क्षण थे बहुत ही विशेष क्षण थे हम लोगों के लिए। और नशा मुक्ति में मैंने एक चीज देखा कि पंडाल में अगर किसी को बीड़ी पीना था तो वो भी आधा किलोमीटर दूर जाके बीड़ी पी रहा था, पंडाल में कोई बीड़ी नहीं पी रहा। यानी इतनी शक्तियों का आभा जो थी वो नजर आ रही थी। पीछे बैठा आदमी भी बीड़ी नहीं पी रहा, वो जा रहा है आधा किलोमीटर दौड़ते हुए। हम सोचे ये आदमी दौड़ते हुए क्यों जाते हैं, फिर समझ आया कि यार ये तो बीड़ी पीने जा रहा है इतनी दूर। तो वो जाके पूरे पंडाल से पीछे छुप के, और वो मतलब बीड़ी, अब उसको तलब लगती है, अब तलब तो तलब ही होती, अब वो उतनी दूर जाके बीड़ी पी रहा। तो वो चीजें हमने देखी कि कितना डर, कितना वो रहता है। और ये आदमी के ऊपर में नशा होते हुए नशा अगर छोड़ दे तो वो ही सही शक्ति है कि जो नशे को छुड़वा दे। तो उस पर बहुत और कल स्वामी जी के बहुत आशीर्वाद मिले, एक दो जगह सेंटर उनके उद्घाटन थे बहुत बड़े बड़े, तो हम लोग वहां भी गए। वहां गुरु जी के लिए लोगों को हमने इतना अंदर देखा कि कैसे उनकी एक झलक देख लें, इसके लिए तरसते हुए देखा हमने लोगों को। और वीआईपी लाइनें लगी हुई हैं, वो लोग दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। और आदमी ऐसे ऐसे लोगों को हमने दूर से हाथ जोड़ते हुए देखा, हमें लगा कि वाकई हम जिस दिशा में जा रहे हैं और जिस कार्यक्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं वो परम पूज्य गुरुदेव जी का जो जेबी काहार और पवन सर के जो मार्गदर्शन, मुरलीलाल सर जी का, तो वो बहुत ही विशिष्ट है और ये कहीं ना कहीं ले जाएगा। और जो कार्यक्रम हमारे नर्मदापुरम में हो रहा है, जो पूरे होशंगाबाद के जो पतंजलि से जुड़े सभी लोग मिलके उसको एक विशिष्ट रूप देने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस कार्यक्रम की चर्चाएं मुझे लगता है देश तो क्या विदेशों में भी होगी। ऐसी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा सभी लोगों पे बना रहे, ऐसी हमने उनसे कामना करी। बस इतना ही कह के ओम। जी ओम, आदरणीय जी ओम। आज के जो आहार पे जो चर्चा हो रही थी और जो सत्वगुण की जो चर्चा हो रही थी, हम यदि उससे इसको मिलाकर के देखें तो कल का और हमारा अनुभव जो है वो बिल्कुल जीवंत हो जाता है, जो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। योगाहार की चर्चा भी पूरे जो है जितने भी लोग बाहर से आए थे सब लोगों को हमने आमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है। और बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि हम अवश्य आएंगे। तो ये भी हमारा दोनों काम कल हुए हैं, एक तो हमने नशा मुक्ति में भी काम किया है और दूसरा हमने सब लोगों को आमंत्रण भी दिया है। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी और आदरणीय शरद भैया जी। आपने जी ओम। जी बने सिंह जी। जी ओम। मैं सदन के सभी लोगों को प्रणाम। मेरा विषय जो नशा मुक्त अभियान का है वो आज देश के अंदर और मानव जाति के अंदर बहुत दुष्परिणाम खड़ा कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सबको ये कदम उठाना होगा कि लाइसेंस ठेका एक तहसील में 2 या 4 या 5 जगह है और 500 की जगह शराब बेच रहे हैं लोग। ठेकेदार पर्ची बना देता है और एक एक गांव में 5-5, 10-10 लोग शराब बेचने के लिए अपनी अपनी दुकानें और गुमटियां खोल करके बैठे हैं जगह जगह, हर चौराहे पर, हर जगह जगह। तो मेरा ये सुझाव था कि शराब केवल लाइसेंस दुकान पर ही बिके, अन्यथा गांव गांव में शराब ना बिके। ये हम सब के सहयोग से और सदन के सभी लोगों को और नशा मुक्त अभियान में देश भर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको एकजुट होकर के ये आवाज़ उठाना चाहिए कि शराब यदि बिकेगा तो लाइसेंस दुकान पर ही बिकेगा, बाकी अन्यथा किसी जगह अगर शराब बिकेगा तो उसका हम कड़ा विरोध करेंगे और उसके साथ सरकार जिम्मेदार होगी। यानी कि सरकार जो शराब का विरोध करने वाले लोग उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करें। आज हमारे तहसील में एक छोटे से गांव है श्यामपुरा, जिसमें प्रभारी महोदय अपन चले थे गो अभ्यारण्य में, उसके पास वाला गांव है वो।
उस गांव से लगा कम से कम 25 से 30 गांव है, तो शराब का लाइसेंस ही गांव केवल एक गांव में लाइसेंस वाला ठेका है, और प्रत्येक गांव में 5-5 10-10 लोग शराब बेच रहे हैं उस ठेकेदार के माध्यम से। यानी कि हर आधा किलोमीटर पर, 500 मीटर पर, 100 मीटर पर दुकानें लगी हुई है जगह जगह। जहाँ छोटा सी चौराहा है वहीं शराब की दुकान, जहाँ छोटा सी चौराहा है वहीं शराब की दुकान। तो इसके लिए अपन को कड़े से कड़े कार्रवाई करके सबको सुझाव देना होगा या आवेदन देना होगा, कलेक्टर महोदय को अवगत कराना होगा या हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि शराब अगर बेचना है तो केवल लाइसेंस की दुकान पर बिके। इससे बहुत बड़ा बदलाव अपन सुधार कर सकते हैं। फिर बात करने की इच्छा तो बहुत दूर की बात है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपने अपना सुझाव रखा नशा मुक्ति अभियान के ऊपर। पूरे मध्य प्रदेश में अब गांव-गांव तक यह कार्यक्रम कराया जाना है। अभी भोपाल से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश का मुख्यालय से, और जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील और गांव स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। जहां गांव स्तर पर जब इसका आयोजन किया जाएगा तो ये सारी बातें निकल के वहां आएंगी, एक एक बात आएगी जो उसका समाधान भी किया जाएगा। और अब पीने वालों पर कार्रवाई होने की बात आ रही है, क्योंकि जब हम अगर पिएगा नहीं, सबसे पहली बात तो पीने वाला अगर पिएगा तो कहीं ना कहीं से वो लाएगा, चाहे वो सरकारी ठेका हो, चाहे प्राइवेट ठेका हो, चाहे अवैध हो, चाहे वैध हो, चाहे कहीं भी हो, कैसी भी मिले। अगर पीने वाले का मन नहीं हमने बदला, उसकी सोच नहीं बदली, उसको नहीं छुड़ाया, तो वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगा। हमें आदमी की दिशा बदलना है। यह कार्यक्रम तभी सफल होगा तब हम अपनी विचारधारा बदलेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे, और इस पर हमें कार्यक्रम करना है। और जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को आश्वासन दिया है, माननीय हमारे परम पूज्य पंडित जी ने भी आश्वासन दिया है, हमारे परम पूज्य रामकृष्ण मिशन के प्रमुख जी ने, और सभी संगठनों के, सभी संस्थानों के धर्म गुरु, सभी धर्म के गुरु थे, उन्होंने सबने जो है आश्वासन दिया है कि हम अपने अपने संस्थानों की तरफ से, अपने अपने संगठन की तरफ से पूरे अपने अपने, जैसे मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है तो मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं वहाँ पे इनकी इकाई हैं, वह सहयोग करेंगे। हम सबको इसमें सहयोग करना है, और वो सहयोग रहेगा हमारी विचारधारा बदलने का, वो हमें करना चाहिए। हमें बाकी जो दुकानें हैं जहाँ बिक रही है, जो हो रहा है, उसका सरकार को अपन जानकारी देंगे, उस पर कार्रवाइयाँ होगी, परंतु हमें सबसे ज़्यादा समाज की सोच बदलने का काम करना है। इस विषय पे हम सब दैनिक उभार कार्यक्रम भी हमारा जो परम आदरणीय पवन सर जी के उस नेतृत्व में निर्णय लेगा, और इस पर भी हम काम करेंगे। हम अपना कि हमारा दैनिक उभार कार्यक्रम ने नशा मुक्ति अभियान में क्या भूमिका निभाई है, ये भी आगे चलेगा। कल परम पूज्य स्वामी परमादेव जी, परम पूज्य ब्रह्मचारी चंद्रमोहन जी और परम पूज्य ब्रह्मचारी सतीश जी, तीनों का आना वहाँ मेरे पास आए, स्वयं फ्लाइट से उतर के आए, और उन्होंने कहा मुन्नीलाल जी पवन सर जी को बता देना, और हम जो है हर हालत में 8 तारीख को आ जाएंगे और बढ़िया कार्यक्रम करिए। और अन्य लोगों ने भी आदरणीय पवन जी से कहा, पवन जी कब आ जाएंगे? हमने कहा 7 तारीख को आ जाएंगे शाम को। मतलब मिलना चाहते हैं लोग। इस कार्यक्रम की चर्चा है, परम सिद्धे आचार्य जी तक तो पूरा जानकारी है ही, परम पूज्य स्वामी जी तक भी कल जो है फ्लाइट में चर्चा हुई, और यह कार्यक्रम अब जो इटारसी से होने जा रहा है, वो कार्यक्रम सोच के साथ हम निस्वार्थ स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक किसानों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, अब चूँकि 8 बज गए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी अनम्यूट हैं, वो अपना सुझाव देना चाहते हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। सदन को प्रणाम। आज 3 तारीख हो गई है और 7 तारीख को हमारा योगाहार उत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। योगाहार कार्यक्रम के स्थान और वहां पर जानकारी उपलब्ध वाले नंबर कि जैसे हम लोग अपने शहर से चलेंगे तो भोपाल होते हुए हमको आना है, तो होशंगाबाद से कार्यक्रम स्थल कितना पड़ेगा, इटारसी से कितना पड़ेगा, और कार्यक्रम स्थल का नाम वहां से रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से दूरी, और यदि कोई आमंत्रण पत्र अपने द्वारा वितरित किया गया है या छापा गया है तो मेरे पास शायद आ नहीं पाया है,
यदि वो मिल जाए, योगाहार के ग्रुप के अंदर कहीं डाला हो, तो एक बार और उसे पुनः डालने का कष्ट करें। ऐसा है ताकि अगला कार्यक्रम वहाँ कहाँ से, होशंगाबाद के माध्यम से जाएंगे या इटारसी के माध्यम से जाएंगे, वो थोड़ा सा समझ आ रहा है दिमाग में। 7 तारीख को हमारा निकलना फिक्स है। सुबह 5 बजे हम लोग अपने शहर से निकलेंगे, शाम होते होते पहुंच जाएंगे। एक कार्यक्रम स्थल पे वहां पर किसको फोन लगाना है, कौन अटेंडर रहेगा, मार्ग प्रदर्शक थोड़ा सा हो जाए सर। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं यात्रा की बात मैं बता देता हूँ, शेष फाइनल कमेंट हम आदरणीय पवन सर जी से लेंगे जो अभी तक बातें आई हैं। यात्रा हमें इटारसी देश की सबसे बड़ी स्टेशन है, विश्व भर से ट्रेनें आती हैं, इटारसी ही उतरना है सबको, होशंगाबाद से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से कोई भी आए उसको इटारसी उतरना है। नंबर 1, इटारसी उतरने के बाद इटारसी के स्टेशन के बाहर आपको होर्डिंग लगा रहेगा, वहाँ कोई व्यक्ति, कुछ वाहन या कोई एक ऐसे चिन्हित वो रहेंगे कि आप ट्रेन से उतरते ही स्टेशन के जब बाहर आएंगे तो आपको जो देने के हुआ कार्यक्रम कहाँ किया जा रहा है, किससे हमें संपर्क करना, एक काउंटर टाइप का कुछ बैनर लगा दिया जाएगा, वहाँ पे आप संपर्क करके, और वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर साईं कृष्ण रिसोर्ट है जहाँ पे आना है। संपर्क नंबर की वही बात हो जाती है, तो संपर्क नंबर डाल दिया जाएगा सबको। जो भी आ रहे हैं सभी भाई बहनों को इस देने के उभार कार्यक्रम ग्रुप में संपर्क नंबर भेज दिए जाएंगे, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आप लोग आएँ। और मैं फाइनल कमेंट के लिए आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना मार्गदर्शन दें। जी नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है इसमें कुछ दिन पहले से हमने चर्चा की थी कि जो भी व्यक्ति पहले आएंगे और जो नियमित रूप से हमारे योगाहार कार्यक्रम के सदस्य हैं वो 7 तारीख तक आ सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख को कई सारी चीज़ों पर चर्चा भी होगी और कई सारी चीज़ों पर बातचीत भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, कहीं विजिट भी करेंगे। उसके लिए पंजीकरण करना ज़रूरी है। पंजीकरण के आधार पर प्लानिंग करने पर, व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं करने पर आसानी होगी। तो मेरा अनुरोध है कि नियमित रूप से जो योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उनके लिए यह कार्यक्रम 7 तारीख से आ सकते हैं। तो वो पंजीकरण अपना जरूर करा लें। ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म बनाया गया है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स अपनी भर के देनी है, और ये 7 तारीख वाला है। दूसरा 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको तो हम अपेक्षा ये की गई है कि सब लोग 9 तारीख की सवेरे ही पहुंचे, लेकिन अगर कोई बहुत दूर से आ रहे हैं या नहीं, उनकी व्यवस्था नहीं है, तो विशेष परिस्थितियों में वो 8 तारीख तक आए। लेकिन सूचना उसकी भी अगर हो जाती है पहले से ही, तो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में और करने में आसानी होगी। स्थानीय स्तर पर जो मुन्नीलाल जी कह रहे थे कि वहां पर बैनर रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, इसकी प्लानिंग शायद आप कर रहे होंगे, इसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बाकी सब चीजों का पंजीकरण जरूर करा लें, जिससे कि व्यवस्थाओं को मैं उस समय कोई वो नहीं रहे कि प्लान हमने कम किया था, ज्यादा लोग आ गए, तो इस तरह की नहीं रहे। जो भी लोग आए सबकी डिटेल हमारे पास रहे, उसके आधार पर जरा आसानी हमारे पास रहे। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर। जो आपने स्पष्ट कर दिया है कि जो अपनी सब लोग चूँकि लिंक है जो उसको भर लें जो आ रहे हैं, और 7 तारीख को, ताकि संख्या एक निर्धारित हो जाए, व्यक्ति निर्धारित हो जाए कि कौन आ रहा है उसका। जी वो लिंक नहीं भेजा आपने, पंजीकरण की जो लिंक जी वो लिंक अभी तक हमको नहीं मिली है। लगभग तीसरी बार अनुरोध है हमारा। तो कहाँ करना है। जी अभी आपको और भी किसी भाई को जो लिंक ना मिली हो, जैसे आदित्य शास्त्री जी ने कहा है कि अब लिंक प्राप्त नहीं हुई है, तो अगर जिनको लिंक प्राप्त नहीं हुई है तो अभी आज तुरंत लिंक जो है आपकी व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी व्यक्तिगत रूप से।
अब जैसा चलिए ठीक है, आपने जो बोला है कि अभी अभी इस पर जी डाल देंगे तो डाल देंगे, कोई बात नहीं। जी 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 क्योंकि योगा हर जैसे लिमिट तो बुला ही रहे हैं आप, तो योगा भी डाल देंगे तो जी सर, ठीक। तो जी जी, आपके सुझाव को धन्यवाद। और आपके देने को हुआ कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का कोई सुझाव हो? धन्यवाद मुनियाल जी, धन्यवाद। जो भी लिंक वाला बात है वो सभी को जो इच्छुक है उनको बता दी जाए, और वैसे पहले आपने भेजी थी तो उनका पंजीयन निश्चित रूप से हो गया होगा। और जो बाकी विषयों पर जो चर्चा होनी है उसमें कब होनी है, क्या होनी है, उसके बारे में अभी यदि कुछ जानकारी है आपके पास में, या फिर पवन सर तो हमको बताएंगी। बस अभी जानकारी के लिए कल मेरी डॉक्टर चौहान सर से बात हुई है, तो उनका 6 तारीख को मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ में और गुजरात के जो राज्यपाल है उनके साथ में उनकी बात हो रही है। और 7 तारीख को शाम को वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने बोला था पहले मैं 8 को आऊंगा, लेकिन बोले नहीं, मैं पवन जी से और बाकी कोई बात करने के लिए, तो वो 7 तारीख को शाम को आ रहे हैं। और हमारे जो दो ऑलरेडी जिनको पंजीयन था, उन जो 2 फार्मूला वाले, तो वो हमारे साथ में आते हुए चौहान सर के साथ में 7 को पहुंच रहे हैं। ये एक रिसेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी हमारी जो महाराष्ट्र की टीम है वो तो जैसा जिन्होंने पंजीयन किया है वो उनके उसके मुताबिक 7 बजे पहुंची। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए, कोई टिप्स देकर इस कार्यक्रम में आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय ओम वंदन, अभिनंदन। आज की योग क्लास बहुत अच्छी रही। हमारी योगाचार्य बहन जी ने भजनों के साथ हमको योग कराया और आहार के ऊपर जो हमारे डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला, त्रिगुणात्मक आहार, तो बहुत अच्छा रहा। और अब समय हो गया है और सदन में मेरे अंदाज में सब लोग वरिष्ठ जन हैं और विद्वत जन है सबके सामने। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास रहता है कि सूर्य के आगे दीपक दिखाना है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता तो मैं कुछ ना कुछ बता देता हूँ, बोल देता हूँ। और इसी के साथ मेरा यह है कि जो लोग 50 पार कर चुके हैं उनके लिए अपनी चंद्र प्रभावटी आती है, वो एक एक गोली रोज लेना चाहिए। 50 के बाद सबका यूरिन संबंधी समस्या में परेशानी होने लगती है, तो उससे चंद्र प्रभावटी से हमारा यूरिन संबंधी सिस्टम अच्छा रहता है और शरीर में वीकनेस नहीं आती। और जो लोगों को कुछ समस्या है तो वो इम्यूनिटी ग्रेड बताता रहता हूँ मैं। और गिलोय घनबटी एडवांस, उसमें जो नया वर्जन आया है बहुत अच्छा है, उसमें 7 चीज़ों का मिश्रण है। तो बोले और स्वस्थ रहें। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जो हमारा मिलन का कार्यक्रम होना है 7 तारीख से, तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान देना है। और हम घर से बाहर निकलते पानी बदलता है तो कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, तो अपनी ग्लोय रख के चलें, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज सदन में उपस्थित, मेरा ऑन नहीं हो रहा है जी, आदरणीय मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ, वो
मेरी लिस्ट ऑन नहीं हो रही आदरणीय के नाम वाली। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आदरणीय। ठीक ठीक, धन्यवाद आपको। ओम जी हो गई आदरणीय जी। तो आज सदन में उपस्थित आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के प्रांत प्रभारी यादव जी, हमारी बहन रंजना जी, हमारी बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी, इंजीनियर टोली चंद्र जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप जी, ओंकार नाथ जी, पुण्यकाम जी, राघवेंद्र पटेल जी, रजत चौधरी जी, राजेंद्र राय जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह जी, शरद वर्मा जी, सुनीता दुबे जी, सुजाता महेरे जी, आदरणीय उमाकांत शंकर जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी और ARC के और जो लेफ्ट हो गए, मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। ऐसे ही जुड़ते रहें और हम अपने जिस लक्ष्य में लगे हैं उसकी पूर्ति के लिए लगे रहें। सभी को ओम वंदन अभिनंदन। आपको भी धन्यवाद, साधन को प्रणाम। ओम जी एक मिनट। जी। हाँ, 1 अक्टूबर से रेलवे का टाइम टेबल चेंज हुआ है, इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने भी रिजर्वेशंस किए हैं वो कृपया नया टाइम टेबल देख ले वे। और उनकी ट्रेन की डिपार्चर की टाइमिंग्स में अगर कुछ बदलाव है और नहीं भी है तो मुन्नीलाल जी या वहाँ पे नर्मदापुरम की जो व्यवस्था है उनको सूचित करें, उसी के मुताबिक चढ़ने वालों को भी सुविधा होंगी और वहाँ पे उतरने के बाद में कौन से ट्रेन से आ रहा है ये जानने के लिए भी सुविधा हो जाएंगी। तो सभी लोग उस तरह का एक मैसेज यदि मुन्नीलाल जी को डाल देते हैं तो कि बदलाव है नहीं है तो अच्छा रहेगा और हम सभी के लिए ट्रेन में बैठते समय भी वो सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब आज यहीं, अब हम चलते हैं तैयारी में। आज कुछ तैयारियां करना है, उसके लिए ओम सबको सादर प्रणाम।